ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट एग्जांपल 9 हमने किया था, जनरल एंट्रीज चल रही है हमारी, एंड एग्जांपल 11 से आज कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे ये ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, इसकी एंट्रीज हमको करनी है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। मैं वापस से वही रिपीट कर दूं, मैं एलएफ का कॉलम नहीं बना रहा हूं एंड मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, वो आपको लिखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2000 रुपीज वर टू बी बॉर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय एक्स अ पार्टनर। मतलब ये 2000 रुपीज का जो खर्चा था वो पे भी एक्स को ही करना था एंड पे भी एक्स ने ही किया है। तो सबसे पहले तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नो एंट्री, ठीक है, क्योंकि पे भी एक्स को ही करना था एंड पे भी एक्स ने ही किया है, तो हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फिर लिखा हुआ है वाई अ पार्टनर टू bear realization expenses agreed at 1900 and actual expenses paid by Y were 1500। ठीक है, मतलब Y ने ये एग्री किया कि वो 1900 रुपीज में पे करेगा ये रियलाइजेशन का खर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको पैसे जो हमने दिए उसकी एंट्री, एंड ये बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में पूरे 2 सम्स मैंने इसके आपको करवाए थे, बहुत बार रिपीट हुआ ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई के अकाउंट में 1900 रुपीज डालने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1900, एंड वापस से मैं वही बोलूंगा, हमने वाई को 1900 रुपीज पे कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद वाई 1500 जाके खर्च करे एंड काम पूरा करे, या 1000 रुपए में काम पूरा कर दे, या उसको 2000 रुपए में काम पूरा करना पड़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमने 1900 दे दी, हमारा काम खत्म। ओके, अब एक्चुअल एक्सपेंसेस वाई ने कितने किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तब तक जब तक हमारी जेब में से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर, जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये तो बेसिक सा जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जो जनरल रिजर्व का 18,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2:1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:2:1। तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 ही, एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, 18,000। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने चेक किया, 18,000, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाई's कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 एंड 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, तो ये पैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खत्म हो गया इसकी एंट्री। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। अभी मैं बहुत बार पहले भी लॉन्ग सम्स पे भी मैं बता चुका हूँ, अभी एक बार और बताता हूँ। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो बिजनेस वो पार्टनर को पैसे लोन के कैश में पे करता है, पर अगर बिजनेस पार्टनर को लोन देता है तो पार्टनर बिजनेस को कैपिटल या लोन का पैसा कैश में नहीं देता है। हम मतलब बिजनेस ये 50,000 रुपीज इससे कैश में नहीं मांगेंगे, हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में से 50,000 रुपीज कट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू वाई's लोन अकाउंट। ठीक है, जो इसका लोन अकाउंट अलग से बनाते हैं वहां पे अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है एंड वाई का लोन अकाउंट बनता है, उसमें वाई के लोन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000, एंड फिर अभी पेमेंट हो गई तो मैं
क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 50,000 के भाई पेमेंट हो गई, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाएगा, ये मैं मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वाई अ पार्टनर टुक मशीन वैल्यूड एट 20,000 रुपीज, ठीक है। तो वाई जो है वो मशीन लेके गया 20,000 रुपीज की। तो सबसे पहले तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये मैंने मशीन अकाउंट को क्लोज किया, ठीक है। कितने की मशीन है? 10,000, सॉरी 10,000 नहीं 20,000। अब ये जो मशीन है वो कौन लेके गया है? वाई लेके गया है, ठीक है। तो वाई लेके गया है मशीन, तो यहाँ पे सिक्स एंट्री होगी वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया है क्या नहीं किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये ओपनिंग वाली एंट्री भी होगी इस क्वेश्चन में। सेवेंथ नंबर अ पार्टनर had given loan to the firm of 10,000, it was repaid to him। अब यहाँ पे वो सेकंड केस जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ने इस बार अभी हमें 10,000 रुपए दिए, ठीक है। तो अब ए ने कि हमें 10,000 रुपए दिए हैं, तो ए को हम पैसा कैश में पे करेंगे। जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसकी पेमेंट कैश में होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई है कि ए है, ए इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इज लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन है इसका? 10,000। एंड क्रेडिट में आएगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। क्योंकि ये ए ने हमको लोन दिया है तो ए का लोन अकाउंट डेबिट होगा एंड पैसा पे किया तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट एक ट्रांजेक्शन है, एन इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज एन कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 37,000 in respects of bill discounted but not matured. All the discounted bills were honored, but an acceptor of a bill of 5,000 rupees became insolvent and 50 paise in a rupee was received. The liability of the firm on account of bill discounted and dishonored has not been so far recorded. ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट पहले समझो, ठीक है। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या, हमारी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 37,000 रुपीज की, बिल डिस्काउंटेड की। इन शॉर्ट हमारे पास बिल रिसीवेबल पड़े थे, ठीक है। बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकते हो। तो सपोज करो एक ए था, उसके पास से हमको पैसे लेने थे एंड उसके नाम का हमारे पास बिल था, ठीक है। अब हम बिल लेके गए बैंक में और वो बिल था 5,000 रुपीज का। बैंक में हमने जाके बोला कि हमको ये बिल डिस्काउंट कराना है। बैंक वालों ने ऑब्वियसली बोला ठीक है डिस्काउंट करा दो एंड उन्होंने 5,000 रुपीज हमें दे दिए। ऑब्वियसली रियल लाइफ पे कुछ बैंक वाले चार्जेस वगैरह कट करते हैं पर यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि बैंक वालों ने 5,000 रुपए हमने दे दी। अब एक महीने के बाद सपोज करो बैंक वालों को ए से जाके पेमेंट करनी है, ए से जाके पेमेंट जो है वो लेनी है। तो एक महीने बाद बैंक वाले गए, ए का दरवाजा खड़काया, उन्होंने बोला कि भाई पैसे दो, हमारे पास आपका बिल है, आज की तारीख है, आज आपको पैसे देने हैं। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो ए इंसॉल्वेंट हो चुका था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका था। मतलब ए ने पैसे नहीं दिए, ए ने या तो पैसे नहीं दिए या तो ए पैसे दे ही नहीं सका। इन शॉर्ट गए पैसे, ठीक है। तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले आएंगे सबसे पहले बैंक में वापस से आपका अकाउंट ओपन करेंगे एंड आपके अकाउंट में से आपके बैंक वाले 5,000 रुपए कट कर देंगे, ठीक है। मतलब पहले तो आपके बैंक अकाउंट में से 5,000 रुपए गए, फिर उसमें लिखा हुआ है कि 50 पैसे ऑन अ रुपी वॉज रिसीव्ड, मतलब हर एक रुपए पे 50 पैसे मिले हैं। थोड़ी सिंपल भाषा में समझाऊं तो 50% पैसा मिला है, मतलब हमको 5,000 रुपए में से 2,500 रुपए मिले हैं, ठीक है। बाकी ये जो 37,000 रुपीज आपको दिया हुआ है
कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की कोई भी एंट्री वगैरह नहीं होती है। जो लॉस हो गया या जितने पैसे वगैरह कट गए उसकी एंट्री होती है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। ओके, नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पैसे गए, मतलब लॉस हुआ हमारा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज, क्योंकि बैंक वाले ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में से पैसे काटेंगे। एंड इसके बाद हमें 2,500 रुपये मिले। यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मतलब पहले 5,000 रुपये कट गए एंड उसमें से 2,500 रुपये मिले, तो ये इसकी दो जर्नल एंट्रीज होंगी। ठीक है, ये आपका लास्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार स्टार्टिंग से। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, पहली 5 जर्नल एंट्रीज एंड फिर 6, 7, 8, 9th जर्नल एंट्री। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 12 का क्वेश्चन है, छोटा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है L&M वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:3. On 28th February 2016, the firm was dissolved. After transferring assets other than cash and outsiders' liabilities to the realization account, you are given the following information. मतलब जो स्टार्टिंग की एक तरीके से एंट्रीज वगैरह होती हैं वो की हुई हैं इन्होंने। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म अज्यूमिंग दैट ऑल द पेमेंट्स वर मेड बाय चेक। मतलब सारी पेमेंट्स हमने चेक से किए। ओके, ये भी अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया। मतलब कैश स्लैश बैंक लिखता हूं मैं, अभी सिर्फ बैंक लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है क्रेडिटर ऑफ 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,20,000 एंड पेड टू द फर्म 40,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्रेडिटर था 1,40,000 का, उसने बिल्डिंग ली 1,80,000 की, एंड जो डिफरेंस है 40,000 रुपीज वो उसने हमको पे कर दिया। अब सबसे पहले तो एक पॉइंट में एक लास्ट टाइम क्लियर कर दूं इस चैप्टर में, अगर हम किसी लाइबिलिटी को कोई एसेट पे करते हैं, किसी भी लाइबिलिटी के सामने अगर कोई एसेट पे होता है, अब भले ही वो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, या भले ही वो एसेट भी रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, अगर आपने किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट से पे किया तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। पर इस केस में जो डिफरेंस है 40,000 रुपीज जो क्रेडिटर हमको पे कर रहा है उसकी एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के जो डिफरेंस है वो हमें मिला है। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। 40,000, ये 40,000 रुपीज हमको मिले एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपीज। ओके, 40,000 कैश जो है उसकी सिर्फ एंट्री होगी, क्रेडिटर को पे किया, बिल्डिंग 1,40,000 की गई, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं शो करना है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है सेकंड क्रेडिटर फॉर 30,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर जो है उसने 30,000 रुपीज के बदले में 28,000 रुपीज की मशीनरी एक्सेप्ट की, नो एंट्री, क्योंकि एसेट के बदले में, लाइबिलिटी के बदले में एक तरीके से एसेट पे किया, कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 70,000 एक्सेप्टेड 30,000 इन कैश। मतलब इसको भाई को 70,000 देने थे, उसमें से 30,000 रुपए दिए कैश में, एंड द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 45,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 70,000 में से 30,000 रुपीज कैश दिया हमने एंड 45,000 रुपीज की एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स दी। तो अभी भी 5,000 रुपीज जो है, ठीक है, वो बच रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, ज्यादा पे किया हमने, 75,000 पे किया है, पर चले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो जो कैश में पेमेंट की है सिर्फ उसकी एंट्री होगी, जो इन्वेस्टमेंट्स 45,000 की पे की उसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो हमने 30,000 रुपीज कैश पे किया उसकी सिर्फ एंट्री होगी।
मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, सॉरी क्योंकि पेमेंट बैंक से की 30,000, फिर 30,000 जो पे किया उसकी एंट्री होगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्रेडिट, अच्छा ये हो गया। फोर्थ एंट्री, लॉस ऑन रिजोल्यूशन वॉज 4,000, तो ये लॉस है, ठीक है, लॉस है मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है। यहाँ पे होता है डेबिट, यहाँ पे होता है क्रेडिट, ठीक है। एंड डेबिट साइड का टोटल जब बड़ा होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल जब छोटा होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल। एंड जो भी लॉस है ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ लॉस, एंड जो भी लॉस है वो पार्टनर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ उनके ओल्ड P&L रेशियो में। तो यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं एल और एम, यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं एल और एम, एंड उनका रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रियलाइज सॉरी एल का एंड एम का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। टोटल 4,000 रुपीज का लॉस है एंड इनका जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 एंड 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। तो ये मैंने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। टोटल 4 एंट्रीज इसकी हुई। मैं फटाफट स्क्रॉल कर देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 12, ये उसका क्वेश्चन, ये उसका छोटा सा आंसर, पॉज करके लिखना। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, इस चैप्टर का ये लास्ट एक सम मुझे करवाना है आपको, जनरल एंट्री का सम है ऑब्वियसली। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतीक, नीरज एंड उमंग वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। ये इनका P&L रेशियो है। The firm was dissolved on 31st March 2019. After transfer of assets other than cash and external liabilities to the realization account, the following transactions took place. मतलब जो फर्स्ट इफेक्ट होता है एसेट्स को ट्रांसफर करने वाला है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने वाला, वो यहाँ पे हमको नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर ऑफ 45,000 was sold by an auction for 66,000 and auctioneer commission amounted to 2,000। मतलब हमको कितना मिलेगा, हमको उससे मतलब है। आपके टेक्स्ट बुक में इसके दो टाइप के आंसर लिखे हुए हैं, दो तरीके आंसर लिखे हुए हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो दोनों तरीके के आंसर्स दिए हुए हैं वो दोनों सही हैं, ठीक है। मैं उसमें से दूसरा मेथड ही हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं इससे मतलब रखता हूँ कि हमको कितना पैसा मिलने वाला है। फर्नीचर 45,000 का था, वो 66,000 में बेचा, 2,000 रुपीज ऑक्शनियर ले गया, ये पहले भी हम कर चुके हैं। हमको 64,000 मिलेगा, तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट 64,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मुझे उससे मतलब है कि मुझे कितना मिला पैसा। आपकी जो टेक्स्ट बुक में सेकंड अल्टरनेटिव आपको दिया हुआ है उसमें क्या किया हुआ है, पहले लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000, फिर दूसरी एंट्री की है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 2,000। ओके, मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि पहले ऑक्शनियर आपको 66,000 देगा, फिर आप उसको 2,000 रुपीज अलग से दोगे, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में नहीं होता है ऐसा। रियल लाइफ में ऑक्शनियर आपको 2,000 रुपीज काट के ही देगा। जैसे डिस्काउंट है, अगर सपोज करो आप कोई 1,000 रुपए की चीज खरीदते हो, उस पर सपोज करो 200 रुपए का डिस्काउंट है, तो आप उसे दुकान वाले को डायरेक्टली 800 रुपए दोगे, ठीक है। ऐसे तो होगा नहीं कि आप पहले उसको 1,000 रुपए दोगे फिर वो 200 रुपए आपको वापस से देगा कि नहीं भाई 200 रुपए ये ले तेरा डिस्काउंट। ओके, ऐसे नहीं होता है। तो इसकी डायरेक्ट एक ही एंट्री करने की। अच्छा, दूसरा, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 90,000 वाज टेकन बाय क्रेडिटर्स ऑफ बुक वैल्यू 82,000 इन फुल सेटलमेंट, नो एंट्री। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर कोई लायबिलिटी को कोई एसेट से पे करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, आगे थर्ड, उमंग एक पार्टनर है। लिखा हुआ है उमंग हैड गिवन लोन ऑफ 1,09,000 टू द फर्म, 1,09,000 का इसने लोन दिया है फर्म को। ही एक्सेप्टेड 1 लाख इन फुल सेटलमेंट। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है, मैं लॉन्ग सम्स में इस टाइप का एक सम भी करा चुका हूँ। उमंग का लोन एक इंटरनल लायबिलिटी,
अब जब हम इंटरनल लायबिलिटी को पे करते हैं, ठीक है, उमंग की जो लायबिलिटी है उसको हम पे करेंगे, ₹1,00,000 हम उसको पे करेंगे, तो जो ₹9,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, नॉर्मली मैं बोलता हूँ प्रॉफिट की एंट्री नहीं होगी, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी में प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका हम अलग से एंट्री शो करते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट कुछ ऐसा होता है। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे होता है डेबिट, यहाँ पे होता है क्रेडिट। मैं सारे एसेट्स पहले यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट साइड पे, एंड मैं सारी लाइबिलिटीज को मैं क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जब एसेट्स को एक तरीके से बेचते हैं तो उनका इफेक्ट यहाँ पे होता है बाय बाय कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, एंड जब लाइबिलिटीज को पे करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, तो इसमें कभी भी ये लाइबिलिटीज में कभी भी इंटरनल उमंग वगैरह का लोन तो आता नहीं। उमंग के लोन का अलग से अकाउंट बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा उमंग्स लोन अकाउंट, एंड उमंग के लोन का जो अकाउंट बनेगा यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट। एंड ये क्योंकि हमारे लिए एक लाइबिलिटी है तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 1,09,000। ठीक है, अब हमने इसको पे किया, हमने इसको पे किया, तो वो सबसे पहले तो उमंग के लोन के अकाउंट में डेबिट होगा 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू भी यहाँ पे होती है। ठीक है, डेबिट साइड पे एसेट्स की वैल्यू भी होती है, एंड क्रेडिट साइड पे पेमेंट की भी एंट्री होती है। मतलब ₹50 का एसेट अगर ₹100 में बेचा तो ₹50 का प्रॉफिट हुआ, वो मेरे को अलग से शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप डिफरेंस डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का ₹50 का डिफरेंस अपने आप आएगा। उमंग के लोन में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उमंग का लोन मैं अलग से लिखता हूँ, तो क्रेडिट साइड पे उमंग का लोन यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट पे है ही नहीं। अब हमने उसको पे किया है तो कैश एंड बैंक में उसकी एंट्री दिखाएगा, पर बाकी जो ₹9,000 नहीं पे किया उसका इफेक्ट, प्रॉफिट का इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9,000 का डिफरेंस अलग से शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पेमेंट की एंट्री होगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज जो हमने इसको पे किया, टू बैंक या कैश अकाउंट जो भी है, कैश स्लैश बैंक अकाउंट 1,00,000। उसके बाद जो हमको प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन सॉरी उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट, वापस से उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट 9,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000। मतलब आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट 1,09,000 टू कैश इन बैंक अकाउंट 1,00,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000। पर ये रिस्क तभी लेने का जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि आपकी जर्नल एंट्री 100% सही होगी। मतलब अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि आपकी कोई मिस्टेक है तो फिर अलग अलग एंट्रीज करो तो ज्यादा अच्छा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ में, इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000, out of which 23,000 was taken by Neeraj at 25,000 and balance of the investments were sold for 35,000। इसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 53,000 रुपीज। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक है 23,000 जो ये पार्टनर लेके गया, नीरज ये जो पार्टनर लेके गया, एंड दूसरा 53 में से 23 माइनस करो तो 30,000 रिमेनिंग। अब ये पार्टनर लेके गया है 25,000 रुपीज में, प्रॉफिट का ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा फिफ्थ नंबर, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो 25,000 रुपीज। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाकी की जो इन्वेस्टमेंट थी 30,000 वो 35,000 रुपीज में कैश में बेच दिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैश या बैंक अकाउंट होगा डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट
इसकी भी मैं वही बोलूंगा, आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है, इसकी कंबाइन एंट्री भी हो सकती है। यहाँ पे आप नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी इसका टोटल है 35 एंड 25 60,000, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, तब तक अलग अलग एंट्रीज करो। फिर फिफ्थ एंट्री पे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस incurred on dissolution were 21,000 rupees and were paid by प्रतीक। अब ये तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं भाई। 21,000 रुपीज डिसोल्यूशन का खर्चा था जो कि प्रतीक ने पे किया, तो ये बहुत बार हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट थी इसकी 21,000 एंड ये प्रतीक ने पे किया, तो मैं यहाँ पे प्रतीक के अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रतीक कैपिटल अकाउंट 21,000। चलो ये भी हो गया। इसके बाद लास्ट में एक वही ट्रांजैक्शन वापस है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 40,000। अब इनका जो कैपिटल का रेशियो है, प्रतीक, नीरज और उमंग 7:2:1, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 7:2:1, 40,000 रुपीज का लॉस है इनका। प्रतीक, उमंग और प्रतीक, नीरज और उमंग, PNU, ठीक है। तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10, 28,000। उसके बाद नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 8,000 एंड फिर उमंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बच गया मतलब 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 4,000। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, ठीक है। ये आपकी लास्ट जनरल एंट्री हो गई। इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13। बाकी के सम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जो डाउट हो वो मेरे से पूछो। ये आपका इसका क्वेश्चन है एंड ये उसकी जनरल एंट्रीज है, आंसर वगैरह। ये पहले की 6 एंट्रीज, फिर ये लास्ट की 2 एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में।